नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डी कोड के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सबसे पहले अमेरिका और ईरान के युद्ध का विश्लेषण करेंगे, जिसमें दोनों तरफ से हमले तेज हो गए हैं और इस युद्ध में ईरान अपने सस्ते ड्रोन से अमेरिका के अरबों रुपए के डिफेंस सिस्टम्स को नष्ट कर रहा है। ईरान ने सिर्फ 18 लाख रुपए के ड्रोन से अमेरिका का 10,000 करोड़ रुपए का एक रेडार नष्ट कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह सोचा था कि वो वेनेजुएला की तरह ईरान को भी फटाफट जीत लेंगे और इस युद्ध को अभी सिर्फ 8 दिन हुए हैं, लेकिन लगभग 100 दिन तक चलने की इसकी आशंका जताई जा रही है। और अगर ऐसा हुआ तो ये राष्ट्रपति ट्रंप के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा साबित होगी। इसके बाद आपको दिखाएंगे कि अब ईरान बड़े हमले करने की बजाय छोटे छोटे हमले कर रहा है। इस युद्ध में ईरान का शाहिद ड्रोन उसका सबसे बड़ा हथियार बन गया है, जो अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम्स को चकमा दे रहा है। और आज हम ईरान की इसी गुरिल्ला रणनीति को आपके लिए डिकोड करेंगे और आखिर में आपको बताएंगे कि क्या ईरान के साथ युद्ध अमेरिका के लिए एक वीडियो गेम की तरह है। अमेरिका इस युद्ध के ऐसे ऐसे वीडियोस जारी कर रहा है जिसमें ईरान पर अमेरिकी सेना के हमले और बमबारी को किसी हॉलीवुड फिल्म के एक्शन सीक्वेंस की तरह दिखाया गया है और इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे आप कोई हॉलीवुड की फिल्म देख रहे हैं। इजराइल और ईरान दोनों ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल ने ईरान के राष्ट्रपति भवन, वहां के संसद भवन और सिक्योरिटी काउंसिल के दफ्तर पर हमला किया है और इजराइल का यह दावा है कि जब यह हमला हुआ तब ईरान की संसद में नया सुप्रीम लीडर चुनने के लिए वोटिंग चल रही थी। हालांकि ईरान का कहना है कि ये वोटिंग ऑनलाइन हुई थी और हमले के दौरान संसद भवन में कोई भी लीडर मौजूद नहीं था। ساختمان خبرگان اعدام رسالت همین 2 دقیقه پیش ساختمان خبرگان اعدام رسالت همین 2 دقیقه پیش इजराइल की सेना ने खुद इस हमले का एक वीडियो जारी किया है और ईरान ने भी अपनी खैबर शेकन हाइपरसोनिक मिसाइल से इजराइल पर एक बड़ा हमला किया है और इस मिसाइल की टॉप स्पीड लगभग 6000 किलोमीटर प्रति घंटा है। ईरान के मिसाइल हमले से इजराइल में भी 7 लोग घायल हुए हैं। उसकी तस्वीरें भी आप देखिए। अब तक इजराइल के हमलों से लेबनान में 40 लोगों की मौत हो चुकी है। अब लेबनान में जो हमला हुआ है उसकी तस्वीरें देखिए। तो देखिए, एक बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने ये सोचा था कि जैसे ही खामनेई की वो हत्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे खामनेई को, तो हो सकता है कि ईरान अपने घुटनों पर आ जाए, ईरान कमज़ोर हो जाए। लेकिन ईरान ने ठीक इसका उलट किया और ईरान ने अब अपने हमले बढ़ा दिए हैं और दूसरी तरफ अमेरिका ने भी अपने हमले बढ़ा दिए हैं। तो अभी तक जो आपने तस्वीरें देखी वो तो हैं ही। इसके अलावा ईरान ने यूएई के फुजैरा पोर्ट पर भी ड्रोन से हमला किया है। हालांकि यूएई का यह दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने इस ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। वीडियो सही बनेगा, आईफोन बना लो, मेरे को भी भेज देने का। किसी भी युद्ध को समझने के लिए उसकी तस्वीरें ही काफ़ी होती हैं। अभी हमने आपको जो तस्वीर दिखाई, ये विनाश की तस्वीरें हैं। इनमें आपको बम धमाके दिखाई देंगे, आग की लपटें दिखाई देंगी, इसमें हथियार दिखाई देंगे। लेकिन अब आपको ईरान से आई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिनमें दर्द है, जिनमें दुख है, जिनमें मातम है। ईरान में इजराइल के हमले में मारी गई
168 स्कूली छात्राओं के अंतिम संस्कार का एक जुलूस निकाला गया। इसमें हजारों लोग इन छोटी बच्चियों को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे। शनिवार को दक्षिणी ईरान के मिनाब शहर में एक लड़कियों के स्कूल पर हमले में इन बच्चियों की मौत हो गई थी। कहते हैं ताबूत जितना छोटा होता है उतना ही भारी होता है। ये लोग इन छोटी बच्चियों के छोटे छोटे ताबूतों को अपने कंधे पर उठाए हुए थे, जिन पर मासूम बच्चों की तस्वीरें लगी हुई थी, जिससे पता चलता था कि कौन सा ताबूत किस बच्ची का है। कई लोग अपनी बच्चियों की स्कूल यूनिफॉर्म और उनके स्कूल बैग्स लेकर आए थे। जब इन छोटी बच्चियों की अंतिम यात्रा निकाली गई तो इन तस्वीरों ने दुनिया भर को झकझोर कर रख दिया। और ये तस्वीरें दिखाती हैं कि जब युद्ध होता है तो ये बड़े बड़े हथियार किसी के बीच फर्क नहीं करते। ये बड़े और बच्चों में कोई फर्क नहीं करते। المسيح منحرف ومنصرف نمی‌کن. तो यहाँ आप ये देख पाएंगे कि ईरान के लोग कितने दुखी हैं इन छोटी बच्चियों पर किए गए इस हमले से, और कैसे इतनी बड़ी संख्या में ईरान के लोग सड़कों पर निकले हैं और ये उनकी कब्र हैं जिन्हें खोदा गया है। ये हमला शनिवार यानी 28 फरवरी की सुबह सुबह हुआ, जब मिनाब के इस गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में क्लासेस चल रही थी और हमले के बाद स्कूल की पूरी इमारत एक मलबे में तब्दील हो गई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया पर यह तस्वीर शेयर की है जिसमें इन बच्चियों को दफनाने के लिए जेसीबी से बहुत सारी कब्र खोदी जा रही हैं। तो ये तस्वीर आज पूरी दुनिया को देखनी चाहिए और दुनिया देख भी रही है। युद्ध का परिणाम क्या होता है वो इस तस्वीर से आपको दिखाई देगा। अमेरिका की सेना ने वेनेजुएला का पूरा ऑपरेशन 3 मिनट में खत्म कर दिया था और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह लगा होगा कि वो ईरान के साथ इस युद्ध में भी बड़ी आसानी से जीत हासिल कर लेंगे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप खुद ये कह रहे हैं कि ये युद्ध 4 से 5 हफ्तों तक चल सकता है और ये भी हो सकता है कि इससे ज्यादा समय भी लग जाए। किसी युद्ध को शुरू करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे सही समय पर अपनी शर्तों पर खत्म करना बेहद मुश्किल होता है। आपको याद होगा रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा था कि उनकी सेना सिर्फ 2 हफ्तों में यूक्रेन पर कब्जा कर लेगी। लेकिन आज रशिया और यूक्रेन का ये युद्ध अपने 5वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोचा था कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को पहले ही दिन खत्म करने के बाद ईरान अपने घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया और अब ईरान ने अपने हमले और तेज कर दिए हैं। आज पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि अमेरिका का प्लान बी क्या है, यानी अमेरिका ने यह युद्ध किस उद्देश्य के साथ शुरू किया था और अगर उसमें उसे मनचाहे नतीजे नहीं मिले तो फिर अमेरिका के पास कोई प्लान बी है भी या नहीं। अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका ने कल ही यह माना है कि उसके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि ईरान अमेरिका पर कोई हमला करने वाला था। अब अमेरिका भी ये कह रहा है कि उसका उद्देश्य ईरान में सत्ता परिवर्तन का था ही नहीं। तो आज बड़ा सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का उद्देश्य फिर था क्या? अमेरिका पहले ही दावा कर चुका है कि उसने पिछले साल ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नष्ट कर दिया था। तो जब ईरान के पास न तो न्यूक्लियर हथियार बचे, न ही अमेरिका ईरान में कोई सत्ता परिवर्तन करना चाहता है,
तो फिर राष्ट्रपति ट्रंप ने यह युद्ध शुरू क्यों किया? और राष्ट्रपति ट्रंप इस युद्ध को दुनिया के सामने, अपने देश के लोगों के सामने सही कैसे ठहराएंगे, इसे जस्टिफाई कैसे करेंगे, जब वो खुद ही अब कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। अब वो कहते हैं हमें सत्ता परिवर्तन भी नहीं चाहिए, ये भी हमारा कारण नहीं है, और वो ये भी कहते हैं कि ईरान उनके ऊपर कोई हमला करने वाला नहीं था, यानी कोई डायरेक्ट थ्रेट ईरान से नहीं था, और उनके न्यूक्लियर हथियार आप पहले ही नष्ट कर चुके हैं। तो फिर इस हमले की आवश्यकता क्या थी? और ये सवाल अब अमेरिका की आम जनता के दिमाग में भी आ गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी है रॉयटर्स और अमेरिका का एक बहुत बड़ा चैनल है CNN। इन दोनों ने अमेरिका में इस युद्ध को लेकर जनता के बीच एक सर्वे किया है, जिसमें अमेरिका के ज्यादातर नागरिकों ने इस युद्ध का विरोध किया है। और यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने अधूरी सच्चाई के आधार पर कोई युद्ध शुरू कर दिया। थोड़ा इतिहास में आपको लेकर जाते हैं। वर्ष 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया था, यह कहते हुए कि वहां के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने बड़े पैमाने पर केमिकल हथियार बना लिए हैं। इसके बाद वर्ष 2011 में भी अमेरिका ने लीबिया पर हमला किया और वहां के शासक मोअम्मर गद्दाफी की हत्या करवा दी। आज इराक और लीबिया दोनों ही बहुत बुरी स्थिति में हैं। सद्दाम हुसैन को फांसी देकर इराक का क्या फायदा हुआ, अमेरिका को क्या हासिल हुआ, कोई नहीं बता पाया। लीबिया में तख्ता पलट करवाकर, गद्दाफी की हत्या करवाकर, वहां सत्ता परिवर्तन करके क्या हासिल हुआ, यह कोई नहीं जान पाया। क्या लीबिया में उसके बाद स्थिति सुधरी? क्या लीबिया के लोग खुश हैं? जवाब है नहीं। क्या इराक में स्थिति सुधरी? जवाब है बिल्कुल नहीं। तो क्या अब ईरान भी लीबिया के रास्ते पर जा रहा है, इराक के रास्ते पर जा रहा है? लेकिन ऐसा लगता है कि ईरान ने इस बार अमेरिका को एक ऐसा सरप्राइज दिया है जिसके बारे में राष्ट्रपति ट्रंप ने भी सोचा नहीं था। उनका कैलकुलेशन यह था कि ईरान 2 दिन के युद्ध के बाद ही बातचीत की टेबल पर आ जाएगा और समझौता कर लेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्ध के 1 दिन बाद से ही यह कहना शुरू भी कर दिया कि ईरान अब बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन ईरान ने न सिर्फ इस बयान का खंडन किया, बल्कि अपने हमले और तेज कर दिए और अमेरिका को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। अब अमेरिका यह कह रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो उसकी सेना ईरान की जमीन पर भी उतर सकती है। देखिए, एक बहुत बड़ी बात अमेरिका ने कही है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका की सेना ईरान की जमीन पर उतर आएगी। अभी तक जितने भी हमले हो रहे हैं वो अमेरिका की एयरफोर्स कर रही है। सारे हवाई हमले हो रहे हैं, उसमें या तो फाइटर जेट्स का इस्तेमाल हो रहा है या फिर मिसाइल्स का इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका की सेना ईरान की जमीन पर नहीं गई अभी तक लड़ाई करने के लिए। लेकिन अगर वो जाती है तो एक बहुत बड़ी बात होगी। इसका मतलब यह है कि यह युद्ध 4 से 5 हफ्ते से भी आगे खिंच सकता है। यानी अभी आप ये मानकर चलिए कि 1 से 1.5 महीना यह युद्ध चल सकता है, और यह युद्ध जितना लंबा खिंचेगा अमेरिका को उतना ही नुकसान होता चला जाएगा। ईरान ये बात जानता है कि वो अमेरिका को कभी हरा नहीं पाएगा, इसीलिए वो अमेरिका को अब छोटे छोटे घाव दे रहा है, छोटे छोटे जख्म दे रहा है, और अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं उनका धीरे धीरे खून बहा रहा है ताकि वो दबाव में आ जाएं और वो खुद अमेरिका से ये कहने लगें कि हमारी रक्षा के लिए, हमारे नागरिकों की रक्षा के लिए आप इस युद्ध को बंद कर दीजिए। तो शुरू के 2 दिनों में ही अमेरिका के 3 F-15 फाइटर जेट्स नष्ट हो चुके हैं और एक F-15 फाइटर जेट की कीमत 900 करोड़ रुपए के आसपास होती है। यानी ये 3 फाइटर जेट्स 2700 करोड़ रुपए के हैं और 2700 करोड़ रुपए के फाइटर जेट्स अमेरिका के शुरू में ही बर्बाद हो गए। इसके अलावा 500 करोड़ रुपए के 2 बड़े ड्रोन्स भी ईरान ने अमेरिका के नष्ट किए हैं और इजराइल के भी नष्ट किए हैं 2 ड्रोन्स। तो 1000 करोड़ ये हो गए, और इसके अलावा अमेरिका के 6 सैनिक भी मारे जा चुके हैं। अब बहुत जल्द अमेरिका की जनता और वहां के विपक्षी नेता डोनाल्ड ट्रंप से इसका जवाब मांगने लगेंगे। वो पूछने लगेंगे कि आप बताइए कि आपके कितने फाइटर जेट्स गिरे हैं। दुनिया भर के फाइटर जेट्स कहां गिरते थे उसका तो हिसाब रखते थे, आपके फाइटर जेट्स कहां गिरे हैं। अब वहां के विपक्षी नेता डोनाल्ड ट्रंप से पूछेंगे कितने फाइटर जेट्स गिरे आपके कितने सोल्जर्स मारे गए, कितने बॉडी बैग्स भरकर आ रहे हैं। इस सब का हिसाब थोड़े दिन में शुरू हो जाएगा। और इतिहास ये बताता है कि जब भी अमेरिका ने किसी देश में उसकी जमीन पर अपने सैनिकों को उतारा है तो अमेरिका को बहुत नुकसान झेलना पड़ा है। अफगानिस्तान में अमेरिका के लगभग
4000 सैनिक और मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स मारे गए थे। यह युद्ध 20 वर्षों तक चला था। इराक में अमेरिका के लगभग 4500 सैनिक और मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स मारे गए थे और यह युद्ध भी 8 साल तक चला था। और वर्ष 1965 में जब अमेरिका ने वियतनाम में अपनी सेना उतारी थी, तब भी उसके 58,000 सैनिकों की मौत हुई थी और यह युद्ध भी 8 साल तक चला था। ये वो सारे युद्ध हैं जिनमें अमेरिका सोचता तो ये था कि 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 2 महीने में हम सब खत्म कर देंगे और जीत कर आ जाएंगे, लेकिन वर्षों के बाद भी कुछ नहीं कर पाए और हर बार अमेरिका की सेना को बिना नतीजे के यहां से वापस लौटना पड़ा। अफगानिस्तान में इतने लंबे युद्ध के बाद भी नतीजा यही निकला कि वहां की सत्ता आखिरकार तालिबान को ही सौंपनी पड़ी। वियतनाम में भी सत्ता पहले कम्युनिस्ट पार्टी के पास थी और युद्ध के बाद भी सत्ता उन्हीं के हाथ में रही। और इराक और लीबिया में अमेरिका ने सत्ता परिवर्तन तो किया, लेकिन वहां के हालात पहले से भी खराब हो गए। अब यह देखिए कि इस युद्ध पर अमेरिका का कितना खर्च हो रहा है। आज आपको 3 अलग अलग अनुमान बताते हैं जो अलग अलग एजेंसीज ने किए हैं। जो सबसे कम खर्च का अनुमान है वो है लगभग 3.6 लाख करोड़ रुपए। दूसरी संभावना यह है कि इस युद्ध पर 8.6 लाख करोड़ रुपए तक का खर्च हो सकता है। और तीसरा अनुमान यह है कि ईरान के युद्ध पर अमेरिका का कुल खर्च लगभग 19 लाख करोड़ रुपए हो सकता है। ये अलग अलग एस्टिमेट्स हैं। जो सबसे कम जिसने लगाया वो भी हमने आपको बताया 3.5 लाख करोड़ रुपए, और जो सबसे ज्यादा अनुमान है वो है 19 लाख करोड़ रुपए। और अमेरिका का कुल रक्षा बजट ही 81 लाख करोड़ रुपए का है। तो 81 लाख करोड़ रुपए का रक्षा बजट में से अगर आपके 19 लाख करोड़ एक युद्ध में ही निकल गए तो आप अंदाजा लगाइए। ईरान युद्ध के पहले 72 घंटों में ही अमेरिकी सेना ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। इस युद्ध में अमेरिकी सेना के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि ईरान बहुत कम खर्च में तेज रफ्तार से सस्ती मिसाइल्स और ड्रोन्स बना रहा है, जबकि इन सस्ती मिसाइल्स को और ड्रोन्स को मार गिराने वाले एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल्स जो हैं वो बड़ी महंगी हैं और इनके निर्माण की रफ्तार भी बहुत कम है। तो ईरान बहुत सस्ती मिसाइल और ड्रोन्स से हमले कर रहा है, लेकिन जब अमेरिका अपने एयर डिफेंस सिस्टम से इन सस्ती मिसाइल्स को रोकने के लिए अपनी मिसाइल छोड़ता है तो वो मिसाइल बहुत महंगी होती हैं और उनकी संख्या भी बहुत लिमिटेड है। अमेरिका ने खुद ये कहा है कि ईरान 1 महीने में 100 से ज़्यादा मिसाइल्स का निर्माण कर सकता है और अमेरिका में इन्हें हवा में नष्ट करने वाली सिर्फ 6 से 7 मिसाइल्स ही बनाई जाती हैं। इस समय पश्चिमी एशिया के कई देशों में अमेरिका के ही एयर डिफेंस सिस्टम्स का इस्तेमाल हो रहा है और इस युद्ध के पहले 3 दिनों में ईरान लगभग 600 मिसाइल्स और 900 ड्रोन से हमला कर चुका है। यानी औसतन हर दिन 200 मिसाइल्स और 300 ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है ईरान। एक अनुमान के मुताबिक मौजूदा रफ्तार से अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम्स की जो मिसाइल्स हैं उनका स्टॉक कुछ हफ्तों में ही खत्म हो सकता है। और अगर ये स्टॉक बहुत कम हो गया तो अमेरिका, यूक्रेन, यूरोप और ताइवान से अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स हटाने के लिए मजबूर हो सकता है। इससे यूक्रेन और ताइवान की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। तो अब अमेरिका को यह सोचना होगा कि उसे जो बाकी देशों में उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स तैनात किए हुए हैं, बाकी जगह जहां वो हथियार दे रहा है, जैसे यहां पर आपको पता होगा कि यूक्रेन को भी अमेरिका हथियार दे रहा है, हो सकता है अब वो हथियार अमेरिका ना दे पाए। अब डोनाल्ड ट्रंप भी दावे के साथ ये नहीं कह सकते कि ईरान का युद्ध कब खत्म होगा, लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ 4 दिनों में ही खत्म कर दिया था। हमारी सेना के हमलों की वजह से पाकिस्तान खुद सीज फायर का अनुरोध करने के लिए मजबूर हो गया था। और युद्ध की शुरुआत अक्सर ताकत के प्रदर्शन से होती है, लेकिन उसका अंत रणनीति, धैर्य और कूटनीति से ही संभव होता है। ये बात हमने आपको कल भी कही थी और आज भी मैं आपको वो बात बताना चाहता हूं कि आप देख लीजिए इस समय जितने भी बड़े बड़े देश हैं, बहुत पैसे वाले देश हैं, इनके एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर ईरान की मिसाइल्स हर जगह गिर रही हैं। उसके ड्रोन हर देश के एयर स्पेस में पहुंच रहे हैं और नुकसान भी कर रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपको भारत में इस तरह की तस्वीरें देखने को नहीं मिली। पाकिस्तान की कोई मिसाइल भारत के एयर स्पेस में आकर नुकसान नहीं कर पाई। और बड़ी बात, रशिया आज 5वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। यह सोचकर गया था युद्ध में कि यूक्रेन को 2 हफ्ते में जीत लेगा। अमेरिका
यही सोचकर गया था कि इस ईरान के युद्ध को फटाफट खत्म कर देगा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 1 से 1.5 महीना यह युद्ध चल सकता है। उधर भारत को देखिए, भारत ने जो भी अचीव करना था, भारत को जो भी अपने टारगेट्स उसने तय किए थे, वो सारे हासिल करने के बाद भारत ने सिर्फ 4 दिन के अंदर पाकिस्तान का इतना नुकसान करने के बाद इस ऑपरेशन को, इस युद्ध को खत्म कर दिया। इसलिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि युद्ध में जाना तो बहुत आसान है, लेकिन उस युद्ध को अपनी शर्तों के साथ और अपने मिनिमम डैमेज के साथ समाप्त करना, ये एक बहुत बड़ी कला है। और ये कला भारत ने, भारत की लीडरशिप ने और भारत की सेना ने पूरी दुनिया को सिखाई है। आज आप जब ये सारी तस्वीरें देखते हैं तो जरा इनकी तुलना ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना, भारत की वायुसेना की परफॉर्मेंस से करके देखिए। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स की जो परफॉर्मेंस थी उसे आप देखिए और फिर आपको अंदाजा आएगा कि भारत आज कहां खड़ा है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या अचानक किसी हमले में नहीं, बल्कि वर्षों पुराने एक सीक्रेट ऑपरेशन का नतीजा था। अब देखिए, धीरे धीरे जब उनकी हत्या हुई, अब उसके राज बाहर आ रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल ने इतनी जल्दी, एक ही दिन के अंदर, इस हमले के 10 घंटे के अंदर ही कैसे खामेनेई की हत्या कर दी। कल हमने आपको बताया था कि कैसे खामेनेई को मारने के लिए उनके मूवमेंट को लगातार ट्रैक किया जा रहा था। वो कहां आते हैं, कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, उनके मीटिंग करने के कौन कौन से अड्डे हैं। और आज हम आपको ये बताएंगे कि कैसे इसके लिए ईरान के ट्रैफिक कैमरे इजराइल ने हैक कर लिए थे, अमेरिका ने हैक कर लिए थे। ये एक बिल्कुल नई टेक्निक है। देखिए, इजराइल की जो सेना है वो हर युद्ध में एक नई टेक्निक लेकर आती है। आपको याद होगा, पिछली बार उन्होंने पेजर्स का इस्तेमाल किया था, पेजर्स को बॉम्ब बना दिया था, उसमें ब्लास्ट होने लगा था। इस बार उन्होंने ईरान के ट्रैफिक सिग्नल्स पर जो कैमरे लगे हुए हैं उन्हीं को हैक कर लिया। ब्रिटेन का एक बहुत बड़ा अखबार है जिसका नाम है फाइनेंशियल टाइम्स, उसने लिखा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान की राजधानी तेहरान के लगभग सभी ट्रैफिक कैमरे वर्षों पहले ही हैक कर लिए थे। यानी ट्रैफिक सिग्नल्स पर जो कैमरे लगे हुए हैं ईरान में, उन्हें बहुत पहले ही मोसाद ने हैक कर लिया था। और उन सारे कैमरों की फीड, इन कैमरों का पूरा डेटा, इनकी तस्वीरें, इनके वीडियोस लगातार इजराइल तक पहुंचते थे। और तेहरान के एक खास कंपाउंड की इजराइल लगातार निगरानी करता था, जहां पर खामेनेई का दफ्तर था, उस पर इजराइल लगातार निगरानी रखता था। और वहां के कैमरे की तस्वीरें इजराइल के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई, क्योंकि उस कैमरे में यह दिख रहा था कि खामेनेई के दफ्तर में उसके बॉडीगार्ड्स अपनी गाड़ियां कहां पार्क करते हैं, कौन कब आता है, कौन कब वापस जाता है। ये सब चीजें इजराइल की खुफिया एजेंसी देख रही थी। और इसी डेटा से इजराइल को इस बात की पूरी जानकारी मिल रही थी कि खामेनेई कहां रहते हैं, किन लोगों से कब मिलने के लिए जाते हैं और हमले के दौरान वो कहां छिप सकते हैं। और खामेनेई पर हमले से पहले इजराइल ने ईरान के मोबाइल नेटवर्क को भी जैम कर दिया था, ताकि खामेनेई को कोई चेतावनी भी ना मिल सके। तो जब खामेनेई अपने इस खास कंपाउंड में गए, अपने दफ्तर में गए, तो वो कैमरा जो वहां पर लगा हुआ था, जिन जिन रास्तों से खामेनेई का काफिला गुजर रहा था, वो सारे कैमरे इजराइल ने हैक कर लिए थे। और इसीलिए इजराइल को पता चल गया कि इस समय जो खामेनेई की लाइव लोकेशन क्या है, और फिर यह हमला बहुत आसान हो गया। अब आपको यह दिखाते हैं कि ईरान के पास कितने हथियार हैं और ईरान अमेरिका के सामने, इजराइल के सामने कहां ठहरता है। तो ईरान ने अपनी मिसाइल्स को रखने के लिए कई अंडरग्राउंड मिलिट्री बेसेस बनाए हुए हैं, जिसे मिसाइल सिटीज कहते हैं। ये जमीन के नीचे बनी ऐसी बहुत बड़ी बड़ी सुरंगें हैं जिनमें हर रेंज की मिसाइल्स को स्टोर करके रखा गया है। ये कोई सीधी सुरंग नहीं, बल्कि एक विशाल अंडरग्राउंड नेटवर्क है जिसमें न जाने कितने सारे सीक्रेट रास्ते हैं और एक सुरंग दूसरी सुरंग से जुड़ी हुई है। यहां पर मिसाइल्स की स्टोरेज के साथ एक साथ कई मिसाइल्स को लॉन्च करने की सुविधा भी है। और यह ईरान की रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ईरान की सेना का दावा है कि उसके पास इतने मिसाइल सिटीज हैं कि वो अगले 2 वर्षों तक हर हफ्ते एक नई मिसाइल सिटी का इस्तेमाल कर सकता है। यानी उसने एक पूरा नेटवर्क ईरान में बिछा रखा है इस प्रकार के मिसाइल सिटीज का, इस प्रकार के अंडरग्राउंड सुरंगों का।
जिनमें मिसाइल्स भरी पड़ी हैं। ईरान का यह मिसाइल कार्यक्रम 1980 के दशक में शुरू हुआ था और 1984 में पहली मिसाइल सिटी उन्होंने बनाई थी। ईरान ये कहता है कि उसके पास 100 से ज्यादा मिसाइल सिटीज हैं, लेकिन पश्चिमी देशों के मीडिया के मुताबिक ये संख्या 25 से 50 तक हो सकती है। इनमें से कुछ अंडरग्राउंड बेस 500 मीटर की गहराई तक नीचे मौजूद हैं। इनकी सटीक लोकेशन का पता नहीं चल पाता और हमला करके इन्हें नष्ट करना भी बेहद मुश्किल है, क्योंकि ये इतना ज्यादा गहराई में बनी हुई हैं जमीन के नीचे। इन मिसाइल सिटीज में ईरान की ऐसी मिसाइल्स मौजूद हैं जो 500 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर तक हमला कर सकती हैं। تا محاسبات و معادلات در غرب آسیا دوباره به هم بریزد. تاکتیکی است اینجا نگهداری می شود. دوربین قرار نگرفته. خبرگزاری صدا و سیما با وجود ملاحظات شدید حفاظتی اجازه یافته تنها بخش بسیار کوچکی از این کوه یخ را نشان دهد. از میان یکی از صدها پایگاه موشکی زیرزمینی نیروی هوافضای سپاه حدود 90% بخش‌های دیگر این پایگاه جلوی لنز دور قله این کوه یخ را अब देखिए ईरान की रणनीति को समझिए। ईरान के पास इतनी बड़ी ना तो सेना है, ना इतने हथियार हैं कि वो अमेरिका और इजराइल दोनों का मिलकर मुकाबला कर सके। इसलिए इस युद्ध में ईरान एक गुरेला रणनीति अपनाकर पश्चिमी एशिया के मुस्लिम देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर हमला कर रहा है। ईरान की लीडरशिप का मानना है कि अगर ये लड़ाई 60 से 90 दिनों तक खिंच जाए तो सारा दबाव अमेरिका पर पड़ेगा और ईरान इस लड़ाई को जितना हो सके उतना लंबा खींचना चाहता है। इस युद्ध में ईरान का शाहिद ड्रोन उसका सबसे बड़ा हथियार है, जो अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी चकमा दे रहा है। ये ड्रोन 2500 किलोमीटर तक हमला कर सकता है और ये ज़मीन के बहुत नज़दीक उड़ान भरता है और इसीलिए किसी रेडार से इसका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। ज़मीन से बहुत नीचे ये हमला करता है और ईरान ने इसी ड्रोन से बहरीन में अमेरिकी नौसेना के हेडक्वार्टर पर हमला किया था और ये जो ड्रोन है ये लक्ष्य से टकराते ही इसमें एक विस्फोट होता है, जिससे वो अपने लक्ष्य को पूरी तरह से नष्ट कर देता है और ऐसे एक ड्रोन की कीमत लगभग 17 लाख से 42 लाख रुपए तक की होती है। इसलिए ये जो ड्रोन है आप कह सकते हैं कि इस समय ईरान का हीरो यही है। ईरान का जो पावर स्ट्रक्चर है यानी सत्ता का जो स्ट्रक्चर है वो बाकी देशों से बिल्कुल अलग है। इसलिए अब आपको ये बताते हैं कि ईरान में जो पावर स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करता है और इस पूरे पावर स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर होते हैं वहाँ के सुप्रीम लीडर और सुप्रीम लीडर के पद पर आयतुल्ला अली खामनेई बैठे थे और इसीलिए खामनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर कहा जाता था। फिलहाल सुप्रीम लीडर का ये पद खाली है और नया सुप्रीम लीडर आम चुनाव से नहीं चुना जाता, बल्कि उसका चयन वहां की एक असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स करती है और अगले 3 महीनों में वहां पर अगले सुप्रीम लीडर का चुनाव हो सकता है। ईरान में वर्ष 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई थी और इस क्रांति के बाद आयतुल्ला रुहुल्ला खुमैनी देश के सुप्रीम लीडर बने थे और ये खामनेई के धार्मिक और राजनीतिक गुरु थे। खामनेई जो अभी तक सुप्रीम लीडर थे, ये खुमैनी जो हैं ये उनके राजनीतिक गुरु थे और उनके धार्मिक गुरु थे। इस्लामी क्रांति के बाद ईरान के संविधान में यह तय किया गया कि ईरान का सुप्रीम लीडर एक उस इस्लामिक धर्म गुरु ही हो सकता है और संविधान में सुप्रीम लीडर को सबसे ज्यादा शक्तियां दी गई। खुमैनी के बाद वर्ष 1989 में खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बने और लगभग 37 वर्षों तक ईरान की सत्ता और उसकी व्यवस्था पर खामनेई का पूरा कंट्रोल रहा। एक बार भी यह कंट्रोल ढीला नहीं हुआ। सुप्रीम लीडर का पद ईरान में सबसे शक्तिशाली पद होता है और इसके बाद
राष्ट्रपति का नंबर आता है और खुद राष्ट्रपति भी सुप्रीम लीडर की निगरानी में ही काम करता है, यानी सबसे ऊपर सुप्रीम लीडर है, फिर राष्ट्रपति हैं, उसके बाद कैबिनेट है। इसके अलावा जो गार्डियन काउंसिल है उसमें भी नियुक्ति की शक्ति सुप्रीम लीडर के पास ही होती है। गार्डियन काउंसिल में कुल 12 सदस्य होते हैं, जिनमें से 6 की नियुक्ति सुप्रीम लीडर और बाकी 6 सदस्यों को वहां की न्यायपालिका के प्रमुख मनोनीत करते हैं और संसद फिर उन्हें मंजूरी देती है। सुप्रीम लीडर के बाद गार्डियन काउंसिल ही ईरान की सबसे प्रभावशाली संवैधानिक संस्थाओं में से एक होती है। ये संसद और राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवारों को मंजूरी देती है और इस बात की भी जांच करती है कि ईरान की संसद में बनाए गए कानून, संविधान और इस्लाम के सिद्धांतों के मुताबिक हैं या नहीं। ईरान की संसद में एक ही सदन होता है जिसे मजलिस कहते हैं। इसमें कुल 290 सांसद होते हैं जिन्हें जनता वोट देकर चुनती है। मजलिस कानून बनाती है, वहां का बजट पास करती है और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को भी मंजूरी देती है। लेकिन ईरान की संसद भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। वहां सुप्रीम लीडर ही सर्वोच्च पद है और पूरी व्यवस्था में सबसे ज्यादा शक्ति सुप्रीम लीडर के पास ही होती है। इसके अलावा ईरान में सुप्रीम लीडर ही वहां की तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ होता है। अब देखिए, ईरान में 3 बड़ी सेना है। पहली सेना है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान आर्मी, दूसरी सेना का नाम है आर्तेश। ईरान की इस पारंपरिक सेना में लगभग 3.5 लाख सैनिक हैं और इसमें थल सेना, नौसेना और वायु सेना शामिल है। दूसरी सेना है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC। इसकी स्थापना 1979 की इस्लामिक क्रांति के दौरान हुई थी। इसमें भी लगभग 1,90,000 सैनिक हैं और इसकी अपनी नौसेना और वायु सेना भी है। तीसरी सेना है बसीज रेजिस्टेंस फोर्स। ये एक पैरामिलिट्री फोर्स है। इसमें लगभग 40,000 सैनिक हैं और इसका काम देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को देखना है। अक्सर सरकार विरोधी प्रदर्शनों को दबाने में बसीज का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वहां का पूरा स्ट्रक्चर है और ईरान में वहां की जो सेनाएं हैं अलग अलग, वो इस प्रकार से काम करती हैं, लेकिन सुप्रीम लीडर सारी सेनाओं का कमांडर इन चीफ होता है और वो राष्ट्रपति से भी ऊपर होता है। अब ईरान लगातार अमेरिका के सहयोगी खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, UAE और कतर पर लगातार हमले कर रहा है। कहीं पर ऑयल रिफाइनरी जल रही है तो कहीं ड्रोन्स और मिसाइलों से हमले की तस्वीरें आ रही हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद को बहुत सुरक्षित माना जाता था। रियाद में भी अमेरिकी दूतावास पर 2 ड्रोन से हमले हो गए। हो सकता है ये हमले सैन्य रूप से बहुत बड़े ना हो सकता है बहुत नुकसान भी जान माल का ना हो, लेकिन इनके असर बहुत बड़े हैं क्योंकि आज का खाड़ी देश सिर्फ तेल पर नहीं चलता। आज खाड़ी में कोई भी अगर देश हो वो सिर्फ अकेले तेल की ऑयल इकोनॉमी पर आधारित नहीं है। एक युद्ध का असर किसी देश की छवि पर क्या होता है आप इस उदाहरण से समझिए। दुनिया के मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरब की राजधानी रियाद छोड़कर अपने बहुत महंगे प्राइवेट जेट से अब स्पेन की राजधानी मैड्रिड शिफ्ट हो गए हैं। रोनाल्डो की तरह हजारों लोग UAE, बहरीन और सऊदी अरब जैसे देशों को छोड़कर जा रहे हैं। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस युद्ध में सबसे ज्यादा किसका नुकसान होगा। पहली नजर में ऐसा लगता है कि ईरान को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि वहां बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है, वहां पर नुकसान हो रहा है, इमारतें बर्बाद हो रही है। लेकिन अगर इस युद्ध के असर को गंभीरता से देखें तो इसका एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान खाड़ी के इन अमीर देशों को होगा जैसे UAE, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत। 1990 के खाड़ी युद्ध के समय इन खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से तेल और गैस पर निर्भर थी। अब खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था बदल चुकी है। अब ये तेल के अलावा काफी हद तक दूसरे क्षेत्रों पर आधारित है और इतने वर्षों तक इन्होंने मेहनत करके अपनी अर्थव्यवस्था को बदला है। जैसे UAE की 77% अर्थव्यवस्था तेल और गैस के अलावा दूसरे क्षेत्रों पर आधारित है। इसी तरह ओमान की 73%, कतर की 66% और सऊदी अरब की 56% अर्थव्यवस्था तेल और गैस के अलावा दूसरे क्षेत्रों पर चल रही है। ये दिखाता है कि खाड़ी देश आज सिर्फ कच्चे तेल वाले देश नहीं है, बल्कि ये एक दुनिया की बहुत बड़ी आर्थिक ताकत बन चुके हैं। अब देखिए, तेल को छोड़कर इन देशों की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? टूरिज्म यानी पर्यटन पर आधारित है, बैंकिंग सेक्टर पर आधारित है, रियल एस्टेट पर है और निवेश यानी इन्वेस्टमेंट पर इनकी अर्थव्यवस्थाएं टिकी हुई है।
ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स के मुताबिक दुबई दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल सेंटर्स में से एक है। दुबई की रैंकिंग वॉशिंगटन डीसी, डबलिन, पेरिस और जिनेवा जैसे शहरों से भी ऊपर है। अगर दुबई या अबू धाबी जैसे शहर में किसी इतने बड़े होटल या किसी बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी या किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर हमला होता है तो इन्वेस्टर्स का भरोसा हिल जाता है। जैसे 2 मार्च को सऊदी अरब में अरामको नाम की एक बहुत बड़ी ऑयल कंपनी की रिफाइनरी पर हमला हुआ। इन देशों की सबसे बड़ी ताकत उनकी सुरक्षित देश वाली छवि है। लोग मानते हैं कि ये देश भी सुरक्षित हैं और वहां पर उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो भी सुरक्षित है। अगर दुबई, अबू धाबी या दोहा में हमले होते हैं तो फिर दुनिया भर के ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, निवेशक डर जाएंगे और दुनिया भर की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां यहां के बाजारों से अपना पैसा निकाल सकती हैं। यहां पर आने वाले पर्यटक कम हो जाएंगे। विदेशों से काम करने के लिए जो लोग यहां पर आते हैं वो वापस अपने देश जा सकते हैं। डर हमेशा अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है। आज इन सारे खाड़ी देशों को समझना होगा कि उनकी ताकत सिर्फ उनकी सेना नहीं है, बल्कि उनकी शांति, स्थिरता और उन पर जो भरोसा है लोगों को, ये उनकी ताकत है। और इसीलिए इन देशों को अमेरिका और ईरान के बीच जल्द से जल्द कोई मध्यस्थता, कोई बातचीत करवानी ही पड़ेगी। युद्ध विराम के लिए अमेरिका पर दबाव उन्हें बनाना चाहिए और शांति को पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। खाड़ी देशों को आज याद रखना होगा कि अगर ये युद्ध लंबा चला तो सबसे बड़ा नुकसान उनकी अर्थव्यवस्था को ही होने वाला है। आज खाड़ी देशों के लिए सबसे बड़ा जो उनका निवेश है वो है शांति। भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारी ऊर्जा की सारी ज़रूरतें, खाड़ी में काम कर रहे लाखों भारत के लोग और उनसे हर साल भारत में आने वाला अरबों डॉलर का रेमिटेंस, जो ये सारे खाड़ी में काम करने वाले लोग अपने अपने घरों में पैसा भेजते हैं, ये सब कुछ खाड़ी देशों में शांति पर ही टिका हुआ है। इसलिए भारत को भी शांति की दिशा में सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इन सारे देशों के राष्ट्रपतियों से, प्रधानमंत्रियों से, राष्ट्राध्यक्षों से लगातार बात कर रहे हैं। अब देखिए, जो मैंने आपको बताया कि अभी तक दुबई की जो छवि थी, इन खाड़ी देशों की जो छवि थी, ये बहुत सुरक्षित देशों की छवि थी कि यहां पर सब कुछ सुरक्षित है। आपकी जान बिल्कुल सेफ है, आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ है और यहां पर एक स्थिरता है। आप आराम से यहां पर रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, यहां पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच यूएई अब अपने नागरिकों और पूरी दुनिया को एक नया संदेश देना चाहता है कि इन हमलों के बारे में ज़्यादा ना सोचें और ये देखें कि ये देश अभी भी सुरक्षित है, हालात पूरे कंट्रोल में हैं और घबराने की आवश्यकता नहीं है। दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों की अर्थव्यवस्था भरोसे पर ही टिकी है और ऐसे में अगर इन शहरों में हमला होता है तो सबसे पहले भरोसे पर असर होता है। और इसी छवि को मजबूत करने के लिए, अपनी ब्रांड को बचाकर रखने के लिए यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान 2 मार्च की रात लगभग 9 बजे अचानक दुबई मॉल में आम लोगों के बीच घूमते हुए नजर आए। कहते हैं कभी कभी मिसाइल रोकना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि डर को रोकना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आप इन तस्वीरों को देखिए कि यूएई के राष्ट्रपति अचानक से दुबई में, जो दुबई मॉल है, वहाँ का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल माना जाता है, वहाँ पर उस शॉपिंग मॉल में वो अचानक से घूमते हुए नजर आए। पहले तस्वीरें देखिए। तो यूएई के राष्ट्रपति का अचानक से दुबई मॉल में जाना, लोगों के बीच इस तरह से दिखना, एक बहुत बड़ी पीआर एक्सरसाइज है, ये एक डैमेज कंट्रोल है और वो चाहते हैं कि दुनिया भर के लोग इन तस्वीरों को देखें। यूएई में जो लोग रह रहे हैं वो इन तस्वीरों को देखें और इन तस्वीरों के ज़रिए वो ये बताना चाहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, सब ठीक ठाक है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर देश का राष्ट्रपति ही खुलेआम ऐसे ही बड़े आराम से एक शॉपिंग मॉल में घूम रहा है तो इसका मतलब ये है कि सभी लोग सुरक्षित हैं। ये संदेश देने की कोशिश की गई है
इस वीडियो के जरिए। अब इन देशों के पास दो रास्ते हैं, जैसा एक हमने कहा, या तो ये शांति का रास्ता अपना सकते हैं, ये देख सकते हैं कि कैसे ये शांति स्थापित हो जाए, ये युद्ध रुक जाए, या फिर वो इस युद्ध में शामिल भी हो सकते हैं। अभी तक अमेरिका और इजराइल के अलावा किसी और देश ने ईरान पर हमला नहीं किया है, लेकिन अगर ईरान लगातार इन देशों पर हमला करता रहा तो हो सकता है कि ये देश भी मजबूर हो जाएं इस युद्ध में कूदने के लिए। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और खबरों को आपके लिए डिकोड करेंगे। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा, आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा, आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा, आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। चीन ने खुलकर ईरान का समर्थन किया है और कहा है कि वो ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता का समर्थन करता है। इस बयान में कहा गया है कि चीन ईरान का पारंपरिक मित्र है और वो ईरान के हितों की रक्षा का समर्थन करता है। इससे पहले रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी खामनेई की हत्या को कायरतापूर्ण कहा था और तब उन्होंने ये भी कहा था कि ये काम मनुष्यता के सभी मापदंड और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। भले ही अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन से इनकार कर रहा हो, लेकिन रशिया ने आरोप ये लगाया है कि अमेरिका और इजराइल ईरान में सत्ता परिवर्तन की ही कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए, बड़ी बात यह है
कि चीन ने समर्थन तो कर दिया, बयान दे दिया ईरान के पक्ष में, लेकिन अभी तक चीन ने ईरान की कोई मदद नहीं की है। चीन ने अभी तक ईरान को कोई नया हथियार भेजा नहीं है। चीन की सेना ईरान की कोई मदद नहीं कर रही है और रशिया भी इस समय ईरान की कोई मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि रशिया पहले से ही बहुत दबाव में है। आप जानते हैं रशिया का पहले से ही युद्ध चल रहा है यूक्रेन के साथ। सो रशिया के जो पूरे सैन्य संसाधन हैं, उसके जो हथियार हैं, उसकी जो सेना है, वो सभी व्यस्त हैं यूक्रेन के साथ। तो ईरान के जो दो सबसे बड़े दोस्त हैं, चीन और रशिया, ये इस युद्ध में चाहकर भी ईरान का कोई समर्थन नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ बयान दे सकते हैं, लेकिन वैसे सैन्य मदद ये नहीं कर पा रहे हैं। और जो सैन्य मदद चीन ने अभी की भी, उसका ईरान को कोई फायदा नहीं हुआ। अब ये देखिए कि चीन में बना एयर डिफेंस सिस्टम पिछले 10 महीनों में तीसरी बार ईरान में फेल हुआ है। इससे पहले वेनेजुएला और पाकिस्तान में चीन का बना ये सिस्टम फेल हो चुका है। ईरान ने अपनी सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए चीन से एक एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था, जिसका नाम है HQ-9B। यह लगभग 250 किलोमीटर की रेंज में किसी भी हवाई हमले को रोक सकता है और चीन का दावा है कि यह उन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का भी पता लगा सकता है जिसे सामान्य रेडार पकड़ नहीं पाते। लेकिन इजराइल और अमेरिका के हवाई हमलों के सामने चीन में बने इस एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान को धोखा दे दिया। यहां तक कि ईरान का अपना खुद का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम भी काम नहीं आया। और सिर्फ ईरान ही नहीं, पश्चिमी एशिया में इजराइल और UAE सहित 12 देशों पर ईरान ने हमले किए और इन देशों का सिस्टम भी सारी मिसाइल्स को नहीं रोक पाया। ईरान ने 12 देशों पर अपनी मिसाइल्स और ड्रोन से हमले किए, लेकिन ये 12 देश भी इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था, सारे हमलों को नहीं रोक पाया। अब जरा ऑपरेशन सिंदूर को याद कीजिए। आपने अभी 60 घंटे के इस युद्ध में बहुत सारे आपने ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जो पश्चिमी एशिया से आ रही हैं, जहां पर आप देखिए, आपने दुबई की तस्वीरें देखी होंगी, आपने अबू धाबी की तस्वीरें देखी होंगी, सऊदी अरब से आने वाली तस्वीरें देखी होंगी, इजराइल की तस्वीरें देखी होंगी, जहां पर मिसाइल्स और ड्रोन्स ने बहुत नुकसान किया है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या आपको भारत की एक भी तस्वीर ऐसी देखने को मिली? जब भारत का युद्ध चल रहा था पाकिस्तान से, भारत में आपने एक भी ऐसी तस्वीर नहीं देखी होगी। ये हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की बहुत बड़ी सफलता है कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, हमारी मिसाइल्स तो पाकिस्तान तक पहुंची, हमने पाकिस्तान का बड़ा नुकसान किया, लेकिन पाकिस्तान की कोई मिसाइल या कोई भी ड्रोन भारत में किसी भी शहर, गांव, बड़ा शहर, छोटा शहर, कोई भी बड़ी बिल्डिंग, उसमें कोई नुकसान नहीं कर पाया। और इससे आपको यह पता चलेगा कि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने कितना शानदार काम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया था। और आज पश्चिमी एशिया की तस्वीरें देखने के बाद आपको हमारे देश की इस ताकत पर जरूर गर्व होना चाहिए। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और खबरों को आपके लिए डिकोड करेंगे। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में, एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयरहाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयरहाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे, उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा, आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। अमेरिका इस युद्ध की जैसी तस्वीरें जारी कर रहा है, उससे यह सवाल उठता है कि क्या ईरान के साथ युद्ध अमेरिका के लिए कोई वीडियो गेम की तरह है? व्हाइट हाउस ने इस युद्ध पर एक वीडियो जारी किया जो बिल्कुल एक वीडियो गेम की तरह है। इस वीडियो में ईरान पर
अमेरिकी सेना के हमले और बमबारी को एक एक्शन सीक्वेंस की तरह पेश किया गया और इसे देखकर लगता है जैसे आप हॉलीवुड की किसी फिल्म का ट्रेलर देख रहे हो। तो आजकल का जो वॉरफेयर है, जो आजकल के युद्ध होते हैं, उसमें हथियार और कैमरे दोनों साथ साथ चलते हैं। ये युद्ध कैसे लड़ा जा रहा है, इस सब के लिए दिखाने के लिए दुनिया को कैमरे लगाए जाते हैं, वीडियो बनाए जाते हैं और फिर वीडियो की जो फुटेज है ये पूरी दुनिया को दिखाई जाती है और हर देश और हर सेना अपने हिसाब से अपना वीडियो बनाती है, जिससे देखकर दुनिया को ये लगे कि वही इस युद्ध में जीत रहे हैं। और अमेरिका ने ये जो वीडियो बनाया है ये बिल्कुल इस अंदाज में बनाया है जैसे किसी हॉलीवुड की एक्शन फिल्म का कोई ट्रेलर हो। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और खबरों को आपके लिए डिकोड करेंगे। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयरहाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयरहाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका युद्ध को एक एंटरटेनमेंट कंटेंट की तरह पेश कर रहा हो। वर्ष 2003 में इराक युद्ध के समय अमेरिका एम्बेडेड जर्नलिस्ट का एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया था, जिसमें पहली बार युद्ध के समय अमेरिकी सेना के साथ पत्रकारों को भी वहां रहने की इजाजत दी गई थी और पत्रकारों से कहा गया था कि आप युद्ध के दौरान वहां रहकर इसकी कवरेज कर सकते हैं। इससे अमेरिका को अपने सैन्य अभियान की तस्वीरें और कहानियां सीधे दुनिया भर के टीवी चैनल्स तक पहुंचाने में मदद मिली। और दुनिया के लिए जब गल्फ वॉर हुआ था, वो पहला ऐसा युद्ध था जिसे दुनिया ने लाइव टीवी पर देखा और ये सब अमेरिका की स्ट्रैटेजी थी। इस तरह न्यूज चैनल्स के जरिए अमेरिका ने अपनी सेना की ताकत और अपने हथियारों को पूरी दुनिया में एक शानदार ब्रांडिंग की उनकी और उसकी मार्केटिंग की। अमेरिका की इस इमेज बिल्डिंग में हॉलीवुड की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। हॉलीवुड में अक्सर ऐसी फिल्में बनाई जाती हैं जिनके जरिए अमेरिकी सेना के अलग अलग मिशंस को और वॉर्स को एक महान कार्य के तौर पर दिखाया जाता है। सच्चाई ये है कि अमेरिका ईरान के साथ ये युद्ध सिर्फ हथियारों और मिसाइल से नहीं लड़ रहा। अमेरिका सोशल मीडिया पर भी एक मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ रहा है और इसके जरिए अमेरिका पूरी दुनिया को 3 संदेश देना चाहता है। पहला, ये युद्ध बहुत जरूरी था, इसके बिना काम चल नहीं सकता था। दूसरा, अमेरिकी सेना अजेय है और शानदार है। और तीसरा, इस युद्ध के जरिए अमेरिका ने पूरी दुनिया को एक बहुत बड़े खतरे से बचाया है और अमेरिका के लोगों को भी उन्होंने खतरे से बचाया है। तो आज डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, जब हम आपको डिकोड का संडे एडिशन दिखाएंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।